अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस डायग्राम में आपको, इस कर्व में आपको दिख रहा है कि जब भी हम P और T के साथ कोई वक्र खींचते हैं तो इसी में ही आपको, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि संतुलन, प्रावस्था में संतुलन की आवश्यक शर्त क्या होती है, आपकी गिब्स एनर्जी दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसी को ही रखते हुए यानी कि G1 = G2 रखते हुए अगर हम कहीं पर भी दाब और ताप के मध्य यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य कोई कर्व खींचते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है प्रावस्था संतुलन वक्र भी कहते हैं इसको, फेज इक्विलिब्रियम संतुलन वक्र। ठीक है, तो इसको हम प्रावस्था संतुलन वक्र भी कहते हैं, चाहे आप उसको, क्योंकि हम इसको जल के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। तो यही है कि हमारा प्रावस्था संतुलन वक्र में हम क्या करते हैं, जब गिब्स एनर्जी दोनों सिस्टम की इक्वल कर देते हैं तो वो जो कर्व बनता है उसी को हम कहते हैं प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। अब हम इस जल के लिए पढ़े तो जल की 3 प्रावस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या वेपर कहते हैं उसको, यानी कि जल की आपकी 3 प्रावस्था हो जाएंगी, ठोस है, द्रव है और वाष्प है। ठीक है, तो और इनकी जो प्रति अणु जो गिब्स एनर्जी है वो यानी कि पर मॉलिक्यूल जो गिब्स एनर्जी वो कितनी हो गई, Gl, Gv एंड Gs हो गई। ये इनकी क्या है, प्रति अणु गिब्स ऊर्जाएं हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब हमने Gs = Gl रखते हुए प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य जो कर्व खींचा तो ये जो कर्व है वो हमें इस रूप में प्राप्त हुआ ये, और इस कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, हिम वक्र बोलते हैं। और इस वक्र पर जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर में आपका जो अणु है वो सॉलिड और लिक्विड यानी कि आपके ठोस और द्रव दोनों प्रावस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में पाए जाता है। यानी कि इस कर्व पर आपका हर एक पॉइंट जो है वो ठोस और द्रव में संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, ए बी कर्व को हिम वक्र बोलते हैं। और ये जो है या ये जो यहाँ पर जो ये हर अणु का जो गलनांक होगा वो दाब के साथ कोई जो अफेक्ट है उसको प्रदर्शित करेगा, यानी कि इस वक्र का जो गलनांक है वो दाब के साथ अफेक्टेड है, कितना अफेक्टेड है वो हमें यहाँ पर इसमें पता चलता है। तो इसमें क्या है, गलनांक पता चलता है, मेल्टिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ जो भी अफेक्ट है वो हमें इस वक्र में पता चलता है। नेक्स्ट आप, और ये क्या है, ए बी पॉइंट है, वो यही इसको, इस वक्र को दर्शाते हैं। सेकेंड आपका है वाष्प वक्र या हम इसको कहते हैं सी डी। जब हम Gl = Gv कर देते हैं यानी कि प्रति अणु लिक्विड वाली और प्रति अणु वॉल्यूम वेपर वाली जो गिब्स एनर्जी है, दोनों प्रावस्था की गिब्स एनर्जी को अगर हम उसके बीच में अगर हम संतुलित लेके और हम इसके प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो वो हमें इस रूप में प्राप्त होता है। इसमें भी हर एक पॉइंट पर आपके हर एक बिंदु पर आपका जो अणु है वो संतुलन की अवस्था में पाया जाएगा। कौन सी संतुलन की अवस्था में, आपके द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में क्या होगा, संतुलन की स्थिति। प्रत्येक बिंदु पर वाष्प और द्रव संतुलित अवस्था में रहते हैं प्रत्येक अणु, और इसका जो इफेक्ट है वो किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का प्रेशर पर अफेक्ट, यानी कि क्वथनांक का दाब के साथ जो परिवर्तन होता है वो उसको बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ जो भी अफेक्शन है या परिवर्तन है वो इसको बताया जाता है, और वो पॉइंट कौन सा है, सी डी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि जब हम सॉलिड और वेपर को एक साथ यानी कि दोनों की गिब्स एनर्जी को एक साथ रखते हैं, संतुलित करते हैं, तब हमें उनके बीच में जो ग्राफ बनता है प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य में, तो हमें वो इस रूप में प्राप्त होता है, ई और एफ पॉइंट, यानी कि ये वाला वक्र हमें प्राप्त होता है, और इस वक्र को हम कहते हैं हिम वाष्प वक्र। ठीक है, इसको थोरोस्टेट भी कहते हैं, थोरोस्टेट कर्व बोला जाता है। और इसमें भी प्रत्येक बिंदु पर आपका जो भी कोई भी अणु है वो ठोस और वाष्प दोनों अवस्थाओं में संतुलन की अवस्था में पाया जाता है।
ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वपातन है, समझ में आया ना कि सॉलिड टू डायरेक्ट आपका क्या होता है, वेपर स्टेट में कोई चीज़ चली जाती है तो उसको, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सबमिलेशन कहते हैं। तो सबमिलेशन का प्रेशर के साथ जो भी इफेक्ट आता है, परिवर्तन आता है, वो इस कर्व में हमें पता चलता है और उस कर्व को क्या बोलते हैं हम, इसमें EF से हमें दर्शाया गया है। अब इन तीनों वक्र, यानी कि हमने इसको जोड़ा नहीं था, ये पहले ये ऐसे ही था, ठीक है, ये हमें इस तरह से प्राप्त। जब हम इन तीनों वक्रों को पीछे की साइड हमने इसको डॉट 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 से मिला, बढ़ाया पीछे की साइड, तो हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ ये वाला। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपके जल की तीनों प्रावस्थाएं संतुलन की अवस्था में पाई जाती है, यानी कि इन तीनों वक्रों को जब हम पीछे की ओर मूव करते हैं, पीछे की ओर आप मिलाते हैं, तो एक बिंदु मिलता है, यहाँ पे O बिंदु मिलता है। और वो क्या होता है, इस बिंदु पर आपके जल की तीनों प्रावस्थाएं संतुलन की अवस्था में पाई जाती है और इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं, जल का त्रिक बिंदु बोला जाता है। यानी कि आपके जल की तीनों प्रावस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों वेपर, ये तीनों क्या होंगे, आपके संतुलन की अवस्था में पाई जाएगी और इसी को हम वाटर का ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और वो किस टेम्परेचर पे मिलता है हमें, 273.16 केल्विन पे हमें जल का त्रिक बिंदु मिलता है। कौन सा है, 273.16 केल्विन पे हमें जल का त्रिक बिंदु प्राप्त होता है। इस ताप पर हमें जल का त्रिक बिंदु प्राप्त होता है। तो ये हमने जल का त्रिक बिंदु पढ़ा है। ओके, हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का, तो अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम, और इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइटिज्म क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, पहले इसको पढ़ना है वैसे तो आपको, लेकिन हम इसको समझेंगे पहले कि ये अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम होता क्या है। तो ये कुछ भी नहीं है कि जैसे आपका ऊष्मागतिक आपका कोई सिस्टम है और वो अन्य सिस्टमों के साथ संतुलन की अवस्था या अन्योन क्रिया करता हुआ संतुलन नहीं होके आपके क्या बहुत सारे अवस्थाओं के साथ संतुलन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनंत सूक्ष्म। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आपका एक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है या थर्मोडायनामिकल निकाय है। थर्मोडायनामिकल निकाय का मतलब क्या है, जिसमें टेम्परेचर और इसी से रिलेटेड हो। तो आपका ये एक सिस्टम जो है वो किसी अन्य सिस्टम के साथ में कोई इंटरैक्शन करता है और इंटरैक्शन करते हुए एक साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त न करें, अनंत साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त करें, तो इस तरह का जो प्रोसेस बनता है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटिज्म क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम एक सिस्टम के साथ अन्योन क्रिया करते हुए संतुलन की अवस्था प्राप्त न करते अनंत संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है। यानी कि बहुत अन्योन क्रिया करते हुए एक साम्यावस्था स्थिति प्राप्त न करते हुए भिन्न अनंत साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम। अब ये समझ में आ गया आपको कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम या एक ऊष्मागतिक निकाय अन्य निकाय के साथ अन्योन क्रिया करते हुए एक साम्यावस्था स्थिति प्राप्त न करके अनंत सूक्ष्म आपकी साम्यावस्था स्थिति प्राप्त करे, तो इस तरह का जो भी प्रक्रम है, प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटिज्म क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब हम ये जो चीज़ है इसको प्रूव करने के लिए हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि आपका कोई भी मैक्रो स्टेट है और मैक्रो सिस्टम है, तो उसकी एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होता है वो हमें देखना है कि वो एंट्रोपी में परिवर्तन आपके किस पे डिपेंड करता है, ये हमें देखना है, प्रूव करना है। तो हमने इसमें भी यही कि हम एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम लेंगे और वो थर्मोडायनामिकल सिस्टम की जो आपकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो या अवस्था है वो ए मान ली और ये बी मान ली। क्या माना हमने एक थर्मोडायनामिक सिस्टम माना और उस सिस्टम की जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या मान ली हमने, ए एंड बी। यानी कि एक सिस्टम ए प्रोसेस से ए स्टेट से स्टार्ट होता है और लास्ट कहाँ पर ख़त्म करता है, बी स्टेट पे ख़त्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति के लिए
साम्य अवस्था की स्थिति के लिए एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, यानी कि आपके ए सिस्टम, ए अवस्था से फिर बी, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, फिर चौथी अवस्था, तो अवस्थाएं क्या हो रही हैं आपकी, चेंजेस होती जा रही हैं। और जैसे अवस्था चेंज होती है एंट्रोपी में भी परिवर्तन होगा, एंट्रोपी आएगी तो वो एंट्रोपी इनकी क्या हो जाएंगी, इसकी एंट्रोपी होगी SA और इसकी एंट्रोपी होगी SB, यानी कि एंट्रोपी फॉर द सिस्टम ए के लिए SA और फॉर द सिस्टम बी के लिए आपकी क्या हो जाएगी, SB हो जाएगी। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपका कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को A स्टेट से B स्टेट में जाने के लिए माना कि इनके बीच में बहुत सारे हीट रिसीवर लगे हुए हैं। हमने ये क्या मान लिया कि इनके मध्य आपके बहुत सारे क्या हैं, ऊष्मा भंडार स्थापित हैं। अब ऊष्मा भंडार स्थापित है तो उनके हमने टेम्परेचर भी मान लिया कि माना कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है और Tn है। तो हमने इन दोनों के बीच में या इनके बीच में क्या मान लिया, N ऊष्मा भंडार स्थित है। A से B अवस्था तक किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को जाने के लिए उनके बीच में क्या है, N ऊष्मा भंडार स्थित है। अब N ऊष्मा भंडार स्थित है तो डैट मीन्स उनका टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है एंड डैश 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 कितना हो जाएगा, Tn उनका टेम्परेचर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब थर्मोडायनामिक सिस्टम A से स्टार्ट हुआ, किसी भी एक ऊष्मा भंडार के पास पहुंचा। अब दोनों ने क्या करा, जब भी ऊष्मा भंडार के पास पहुंचेंगे तो दोनों क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएंगे कि T1 ताप वाले ऊष्मा भंडार पे माना कि सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और किसके कांटेक्ट में आया, T1 वाला जो टेम्परेचर है उसके ऊष्मा भंडार के कांटेक्ट में, थर्मली कांटेक्ट में आया और उससे ऊष्मा ग्रहण करी और साम्य अवस्था की स्थिति में पहुँच गया। तो एंट्रोपी अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, SA से S1। मैंने जो ऊष्मा भंडार है उसके लिए पहले करा है कि आपकी एंट्रोपी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, SA से S1 तक शिफ्ट हो जाती है। तब ऊष्मागतिकी का आपका द्वितीय नियम पता है ना, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन हीट इज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो SA माइनस ऑफ S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ1 करूंगी क्योंकि पहला ही है एंड T1 टेम्परेचर। ये आपकी कौन सी हो गई, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन हो गई। अब इसी प्रकार से सिमिलरली क्या होगा, अब ये S1 तक गया, अब वापस कहाँ पहुँचेगा, T2 वाले ऊष्मा भंडार के पास पहुँचेगा। तो अब आपकी टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, इनकी हीट क्या हो जाएंगी, जो आपकी हीट है ऊष्मागतिक निकाय के ऊष्मा भंडारों में क्रमशः जो हीट है क्या हो जाएंगी, dQ1, dQ2, dQ3 एंड dQn हो जाएगी। तो आपके जो इनकी एंट्रोपी में जैसे इससे पहले इससे कांटेक्ट करा, फिर इससे करा, फिर इससे करा, फिर इससे करा, तो इस तरह से वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता गया। तो भिन्न भिन्न हो जाए, पहले SA से S1 पे आया, फिर माना कि S1 से S2 तक, तो चेंज इन एंट्रोपी और ये क्या हो जाएगा, dQ/T2 हो जाएगा। ये सेकंड नंबर की इक्वेशन। सिमिलरली हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत सारी इक्वेशंस बनती जाएंगी। S3 से अब 2 किस में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा, तो dQ3T3 बन जाएगा आपके कौन से, थर्ड नंबर की इक्वेशन। अब इसी प्रकार हमारी क्या होंगी, सारी की सारी स्थितियाँ चली जाएंगी और कैसे हो जाएगा, माना कि Sn तक था तो Sn-1 dQn और Tn बन गया, ठीक है। और लास्ट में आपकी सिचुएशन S, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक जाना था उसको, तो A से फाइनल स्टेट तो B थी, तो अब क्या हो जाएगा, SB माइनस ऑफ Sn ये आएगा आपके पास में और dQB और यहाँ पे TB आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सारी इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, सभी समीकरण को हम जोड़ के रख देंगे। तो जोड़ के रखेंगे तो S1 ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ क्या होंगी, कट जाएंगी, ठीक है। तो आपके कटने पर
सारी चीज़ें जो भी आपकी कट रही होंगी उसको हम काट लेंगे, तो हमारे पास में जो लास्ट बचेगा वो SA और SB ही बच पाएगा, बाकी आपकी सारी क्या हो जाएंगी, सिचुएशन कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इन सबको क्या हो सकता है हमारे पास में, कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आएगा S2 और यहाँ आएगा S1। ठीक है, S2 से S1 की तरफ। ठीक, तो आपकी इस तरह से सिचुएशन, ये यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्योंकि आपकी स्टेज तो ये थी ना भाई, A से 1 तक गया तो चेंज इन ये आएंगी, इसका 2 से 1, 3 से 2, तो आपकी जो सिचुएशन है वो तो सारी क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और बचेगा ओनली क्या, फाइनली एंड इनिशियली। और ये भी हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो क्या क्या आएंगे आपके पास में, DQ1 T1 प्लस DQ2 T2 प्लस DQ3 T3 एंड हैंड्स ऑन कहाँ पहुँचेंगे हम, DQB बाय TB तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब हम इसको समीशन के रूप में लिख सकते हैं, SB माइनस SA इज इक्वल टू समीशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारे पास में, A से B तक हमारे पास में ये चीज जा रही है, और इसको लिखेंगे हम DQ बाय T। ठीक है, तो हमारे पास में समीशन के रूप में आ गया। अब ये क्या है, हमारी अवस्थाएं जो हैं वो ठीक है, तो ये हमारे पास में चेंज इन एंट्रोपी SB माइनस SA ये आ गया। अब हम ये जानते हैं कि यदि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं जो हैं के मध्य जो हमारे ऊष्मा भंडार यानी कि A से B के बीच में जो स्टेट्स थी उसके बीच में आपका ऊष्मा भंडार कितने लिए थे, हमने अनंत लिए थे, n लिए थे, तो अनंत, n का मतलब अनंत ही है। अगर हम अनंत लेते हैं कोई भी चीज़ यानी कि कंटिन्यूएशन फॉर्म में हमारी चलती है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं जा रही, तो ये जो समीशन है वो किस में चेंज हो जाता है आपका, जब हम कंटिन्यूएशन में कोई फॉर्म लेते हैं तो ये समीशन आपका इंटीग्रेशन के रूप में चेंज हो जाता है, तो DQ बाय T हो गया। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम, इनफाइनाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्योंकि हमारा ये प्रक्रम सूक्ष्म अनंत अवस्थाओं से गुजर रहा है, इसलिए इसको बोला भी यही जाता है अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम। अब स्थूल निकाय की एंट्रोपी में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको इस फॉर्मूले से भी पता चला, ओनली फाइनली एंड इनिशियल स्टेट पर ही डिपेंड कर रही, जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन हुआ है वो फाइनल और इनिशियल इन दोनों स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा है, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन जो मीन वाली, जो आपकी बिटवीन वाली जो है यानी कि आपके बीच की जो भी आपकी मध्य अवस्था है वो उन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि जो भी इनके बीच में जो भी मध्यवर्ती जो अवस्थाएं आई बीच की, उनके ऊपर आपकी जो एंट्रोपी में परिवर्तन डिपेंड नहीं करती है। थैंक यू।